हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी का सबसे पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो सबसे पहले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, प्लस इसके अलावा भी कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। और ये सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। जो बिजनेस स्टडी का एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। इतना सब करके जाओ और देखो फिर मार्क्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला नाम है मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट क्या है। अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट क्या होती है, देखो मैं सिंपल से एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है भाई, किसी काम को दूसरों के द्वारा कराया जाना ही मैनेजमेंट कहलाता है। या जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है वो यही लिखी है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कि काम किया जाता है, मगर किसके लिए, कुछ अचीव करने के लिए। और किस समय पे, देखो यहाँ पर बोला है कैसे किया जाता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट तरीके से। दो वर्ड हैं, दो वर्ड्स का मतलब ये जान लेना कि ये क्या होते हैं दो वर्ड्स। तो दो वर्ड का मतलब जो है यहाँ पर बताया है कि ऑन टाइम, इसका मतलब होता है ऑन टाइम। और इस वर्ड का मतलब होता है एफिशिएंट, का मतलब होता है या एफिशिएंटली का मतलब होता है कि टास्क जो है उसमें मिनिमम कॉस्ट का इस्तेमाल हो, मिनिमम कॉस्ट का इस्तेमाल हो और टास्क करेक्ट हो। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर काम कराया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, मगर उसके अंदर देखा जाता है कि उसके एम्स क्या हैं, कि वो सब जो गोल्स उन्हें अचीव करने थे वो सभी समय पे किए हैं या नहीं किए हैं, वो मैनेजमेंट होता है। चलो मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब आते हैं मैनेजमेंट के करेक्टर स्केच। अब सोचोगे यार ये करेक्टर स्केच और फीचर्स तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, मगर ये पूछे गए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भी है। अब क्वेश्चन लिखने जाओगे तुम सीधा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, डायरेक्ट यहाँ से करने वाले हो? नहीं करना भाई। सबसे पहले काम क्या करना है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखो। मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने के बाद करो। यार क्या दिक्कत है अगर तुम्हें मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और मैंने तो एक लाइन की लिख दिया कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, तो यही तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो तुम यहाँ पर लिखोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से क्या चीज पूछी गई है। अगर इंपॉर्टेंस पूछा है तब भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फीचर्स पूछे गए हैं तब भी डेफिनेशन लिखनी है। तो इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। देखो फीचर्स हम जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया मैनेजमेंट का मतलब कि ऐसी कला जिसके अंदर दूसरों से काम करा जाए। अब फीचर्स को जोड़ना है, तो फीचर्स में सबसे पहले क्या था, देखो यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा था कि विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। तो सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का कि जो गोल बनाया गया है उसको अचीव करवाओ। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम गोल ओरिएंटेड भी कहते हैं। कि भाई किसी व्यक्ति ने कुछ बिजनेस ओपन किया, बिजनेस ओपन करते ही उसने एक मैनेजमेंट बनाया। मैनेजमेंट में क्या सबसे पहले डिसाइड हुआ कि भाई हमें कितने परसेंट चीजों का प्रॉफिट चाहिए, कितने परसेंट हमें अपनी सेल बढ़ानी है, कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो वहां पर एक गोल सेट हुआ कि हमारा गोल इतना होना चाहिए, तो वही मैनेजमेंट का काम होता है। अच्छा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिव। अब एक अकेला व्यक्ति है, बिजनेस ओपन किया, सारे काम वो कर लेगा, नहीं कर सकता ना। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है जहां पर अलग अलग जो इंडिविजुअल्स है वो एक साथ मिलकर एक टीम के अंदर सारी बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। चलो अब देखो मैनेजमेंट कर लिया, तुम एक मॉनिटर हो क्लास के, समझो तुम्हारा काम क्या है, बच्चों को शांत कराना। जब मैडम नहीं होगी प्रेजेंट में तो तुम्हारा काम ये है, तुम अकेले एक बार बोलोगे भाई चुप हो जाओ। तो मैनेजमेंट, तुमने चीजों को मोटिवेट किया, तुमने बच्चों को मोटिवेट किया और तुम्हारा बच्चों ने साथ दिया। तो यहाँ पर भी ग्रुप एक्टिविटी हो रही है। अब इसके अलावा भी क्या काम हो रहा है, सोच के देखो कि क्या जो तुम्हारी जो अंदर जो कला है, तुम जैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, वो क्या दिखाई दे रही है, किसी को नहीं दिखाई देती ना। तो इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल प्रोसेस है। भाई ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा गोल क्या है,
तुम्हारी जो एक्टिविटी है वो किसके बीच में है, और साथ में ये कौन सी प्रोसेस है, इंडिविजुअल इंटेंजिबल प्रोसेस है। तो ये ध्यान रखना, इंटेंजिबल प्रोसेस का, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को किया जा रहा है, और एक दूसरे को, क्योंकि एम अचीव हो रहा है, एम अचीव के लिए मैनेजर ने या मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ तो कार्य किया होगा ना, तो वहां पर ये चीज ध्यान रखना। आगे बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परसेसिव, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा वर्ड लग लेना, यूनिवर्सल। अभी यूनिवर्सल क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो हर किसी के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट में होना चाहिए, और सभी लेवल पर किया जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सभी बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए, चाहे वो बिग हो स्मॉल हो, कोई भी प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर ये यूनिवर्सल वर्ड जोड़ा है, अगर ये वर्ड याद नहीं होता तो यहाँ पर लिख देना मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि भाई जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है वो सभी लेवल सभी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होनी जरूरी है। आगे बोला है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या है ये चीज, देखो भाई साहब क्या है काम, कि भाई ये सभी को पता है कि एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करेगा, एक काम देगा सभी को कि भाई इतना काम हमें करना चाहिए, तो एक गोल तुम्हें सेट करके देगा, एक गोल सेट करके देगा। तो कह सकते हैं कि ऐसा काम जो तुम्हारे द्वारा किया जाएगा उसके अंदर एक गोल तुम्हें अचीव करने के लिए बोला जाएगा, उस गोल को अचीव करना है। अभी हमने बात की कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बताया कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप ऑफ पीपल से, मगर यहाँ पर जो इंडिविजुअल की जो डिजायर है या उसकी नीड है, उसके बिहेवियर, उन सबको भी देखा जाता है। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में, या कह सकते हैं कि इनपुट मटेरियल को किसमें, आउटपुट मटेरियल में ट्रांसफर करना ही काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये एक दूसरे को, ये जो दो ऊपर के काम है ना, इन दोनों को लिंक करने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। आगे है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट लगातार चलती रहती है। अब ये नहीं कि गोल अचीव हो गया तो अगली बार नेक्स्ट गोल बनाया जाएगा, कुछ और टारगेट्स बनाए जाएंगे, तो मैनेजमेंट क्या चलता रहता है, मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है। पहले प्लान किया होगा, प्लान करने के बाद चीजों को ऑर्गेनाइज किया होगा, ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग के मतलब चीजों को हायर किया गया होगा, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। तो ये सब चीजें काम की जाती है। अब ये क्या है, इनके बारे में अभी आगे बात करेंगे। इतनी बात समझ आई, चलो इतनी बात समझ आ गई। ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर वो लिखा नहीं गया। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट यहाँ पे लिख लेना, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। अब ये डायनेमिक क्या है, डायनेमिक का मतलब होता है कि बदलाव होना, कि अपने क्या कह सकता है कि व्यक्तियों को या मैनेजमेंट को इस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करना है कि जैसा इन्वायरमेंट, अगर सोचो कॉम्पिटेटिव एग्जाम एनवायरमेंट है, तो हमें उस तरीके से ही क्या करना है, अपने आप को बदलना है उस तरीके। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हम थर्ड चैप्टर में भी सीखेंगे, कि भाई पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, मगर कलर टीवी की जैसे ही क्या आई, फर्म आई, तो क्या जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसको भी उस चीज में चेंज लाना जरूरी नहीं था। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट क्या है, चेंज ए इन्वायरमेंट, मतलब कह सकता है कि अपना एक डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है, डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि भाई साहब कि इसको मैनेजमेंट को समय समय पर अपने आप को बदलना भी जरूरी है, समय समय पर चीजों को चेंजेस लाने में भी जरूरी है। जैसे तुम कहीं पर खाने मैकडी वगैरह में जाते हो, तो वहां पर देखा होगा कि वहां पर मेन्यू में बार बार अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट क्या किया जाता है, ऑफर्स दिए जाते हैं, ताकि जो लोग हैं इंडियंस वो आकर खा सके। ठीक है। तो समय समय पर बदलाव लाने भी जरूरी होते हैं, अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इसलिए ये चीज बताई गई है, समझ आ गया, डायनेमिक फंक्शन समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि तीन टाइप के कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में भाई तीन टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स ऑफ गोल होते हैं। क्या होता है, पहला सर्वाइवल, सेकंड क्या होता है प्रॉफिट, और थर्ड क्या होता है ग्रोथ। ये तीन टाइप के
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट इतना कमा सके, इतना रिवेन्यू कमा सके कि उसे उस समय उसका बिजनेस सरवाइव कर सके। पहला। प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस तरीके से कि अपनी कॉस्ट तो रिकवर करे और जो रिस्क लेकर कुछ और बेनिफिट भी कमा सके, उसे प्रॉफिट कहते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है कि जब मैनेजमेंट क्या करेगा, पूरी तरीके से अपनी पोटेंशियल पर जब काम करेगा तो उसके अंदर चीजों का क्या हो जाएगा, बिजनेस को एक ग्रोथ के लेवल पर ले जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे एक बिजनेस है जिसमें एक ही प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बनता था, मगर समय समय के साथ उसके अंदर भी क्या है, धीरे 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 करके नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने स्टार्ट हो गए। जैसे इसमें बताया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, प्रॉफिट, अर्निंग, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को बढ़ाना। ग्रोथ का मतलब होता है बिजनेस को बढ़ाना, बस इतना कह सकते हैं। सर्वाइवल इन द मार्केट, एफिशिएंट, जैसे बोला है कंपनी का एम है प्रॉफिट को बढ़ाना और मार्केट शेयर को बढ़ाना, ये होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी आसपास की जो सोसाइटीज है उन सभी की को फुलफिल करना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचा, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना, ठीक है। जैसे कि भाई साहब हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पोल्यूशन वगैरह होता है, उन सबको बंद करना, फेयर प्राइस देना, ऐसा नहीं कि एक कंज्यूमर को कुछ दे रहे, सेकंड कंज्यूमर को कुछ दे रहे, थर्ड कंज्यूमर को कुछ दे रहे, वो चीज नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब बिजनेस ओपन किया है तो अपने सोसाइटी के लोगों को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट करना, आसपास के एरिया में भी चीजें, जैसे कि बोला कि ये कंपनी रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड सपोर्टिंग द कंपनी कम्युनिटी वेलफेयर, तो ये चीज काम करना जरूरी होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, साथ में क्या करना होता है, जो नीड होती है एम्प्लॉयज की उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, वेजेस उनको सही दी जाए, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाए, करियर और ग्रोथ के साथ साथ प्रमोशंस वगैरह भी किए जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके साथ देनी चाहिए, साथ में जॉब सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए उनको। तो इस तरीके से हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। तो देखो क्या कहता है, कम 3 ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो फर्म के बारे में सोचे, जो फर्म के बारे में, तो फर्म के मतलब कैसे एक बिजनेस के बारे में सोचे, तो बिजनेस क्या करता है भाई, कि कैसे वो सर्वाइव करेगा, कैसे उसके अंदर प्रॉफिट कमाने की क्षमता होगी और क्या उसकी ग्रोथ लेवल होनी चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। सोशल क्या होता है, सोशल से सोसाइटी जुड़ती है, सोशल से सोसाइटी जुड़ती है, तो सोसाइटी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वेलफेयर की जो बात करें वो सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। और पर्सनल क्या होता है, जो पर्सनल, पर्सनल कौन होता है, व्यक्ति जो उसमें काम करते हैं, काम कौन करते हैं, वो एम्प्लॉयज कहलाते हैं। और एम्प्लॉयज की क्या क्या है, वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वर्क की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, उनके ग्रोथ की रिक्वायरमेंट, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस तरीके से याद कर सकते हो। तो भाई मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में सबके बारे में सोचा जाता है, चाहे वो फर्म के बारे में सोचा जाए, चाहे वो आसपास के लोगों के बारे में सोचा जाए, या फिर जो भी उसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सब के बारे में सोचा जाए, तो वो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों हमने ये टॉपिक लिया, देखो इसके लिए क्या है कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा पूरा बन के, उसमें सबसे पहला यही क्वेश्चन हो कि ये बताओ कि इसमें कौन सा फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, प्लानिंग पूरा चैप्टर है तुम्हारे पास, ऑर्गेनाइजिंग पूरा चैप्टर है तुम्हारे पास, स्टाफिंग पूरा चैप्टर है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं, मगर जब तुम्हें पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गए, तो वहां पर ये चीज पता होनी चाहिए भाई, फंक्शंस यही होते हैं। तो फंक्शंस क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करते हैं, कैसे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, तो यही चीज क्या कहलाती है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग क्या डिसाइड करता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और हु विल डू इट, कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और कौन करेगा, इन सब के बारे में कौन डिसाइड करता है, प्लानिंग डिसाइड करती है। तो इसके की पॉइंट देखो, मैंने की पॉइंट्स इसलिए डाले क्योंकि जब भी तुम एक वो करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो उसमें सिंपल सा दिया गया होगा, वैसे एक्सप्लेनेशन तो चैप्टर में समझ आएगी, मगर उसमें की पॉइंट दिया होगा कि सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, तो वहां सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स किस में है, वो प्लानिंग का पार्ट है। तो जब प्लानिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे देखना उसमें आएंगे, ठीक है। कौन प्लान बनाता है, कौन फोरकास्टिंग करने की बात करता है, वो प्लानिंग करता है, जैसे कि भाई डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्शन टारगेट होना चाहिए हमारा नेक्स्ट मंथ में, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग डिसाइड कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रहा है भाई, अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड टास्क इन स्ट्रक्चर्ड वे, कि अरेंज करना रिसोर्सेज को और एक काम को स्ट्रक्चर्ड वे में करना, तो इसमें क्या क्या चीजें
चीजें हो सकती है भाई, काम को कैसे डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे टास्क में, किसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, किसके पास कौन सी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, असाइनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, तो ये सब चीजें काम कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। अब ऑर्गेनाइजिंग होने के बाद क्या होता है, स्टाफिंग। तो क्या होता है स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, या कह सकते हैं कि सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कि एम्प्लॉयज को हायर करना जो होता है वो स्टाफिंग का पार्ट होता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब इज कॉल्ड स्टाफिंग। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है, गाइड करने का काम करता है, सुपरविजन करने का काम करता है, ये सब क्योंकि ताकि एक व्यक्ति को गाइड करना भी एक समय पे जरूरी होता है। जैसे तुम्हें गाइड करने के लिए, अब जैसे 12th हो जाएगी तो क्या करेंगे, तुम्हारे जो टीचर्स होंगे, तुम्हारी फैमिली जो होगी वो एक तरीके से गाइड कर रही होगी तुम्हारे जो गोल्स हैं उन सब के लिए। तो यही काम कौन करता है, डायरेक्टिंग का काम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग का काम क्या होता है कि गाइड करना, सुपरविजन करना एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो इसमें जो वर्ड्स है की पॉइंट, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये टॉपिक्स हैं, ये भी अभी इनको एक्सप्लेन करेंगे जब ये चैप्टर आएगा, ठीक है। ए मैनेजर मोटिवेट द वर्कर टू मीट द टारगेट। एक मैनेजर क्या करता है, मोटिवेट करता है वर्कर्स को उनके टारगेट्स मीट करने पे। आगे आता है फिफ्थ पार्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है चेकिंग द वट एवर वर्क इज गोइंग एज पर प्लान। क्या हमारा जो काम, देखो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशंस लिखी कि अगर तुम बेसिक तरीके से ये भी पढ़ के भी जाओगे ना तो चीजें समझ लोगे कि भाई कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि काम किस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये क्या करता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजर्स परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्ट एक्शंस, तो ये सब काम करता है। तो ये क्या करता है, मेजर कंपेयरिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो हमारे प्लान टारगेट्स के बेस पर है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो जो ये नाम लिखे हैं ना, मैंने ये नाम लिखे ना, ये नाम तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये व्यक्ति इस तरीके से काम करना है। तो तुम्हें पहले क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में है, मतलब टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, या लोअर या ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो ये डिसाइड, जैसे उसमें बोला कि जूनियर मैनेजर है, ये काम करता है, तो तुम्हें पता चल गया कि ये लोअर मैनेजमेंट है। अब उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखो, तो इंपॉर्टेंस आगे जाके बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंस तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो वही चीज है कि तुम्हें पहचानना है। तो ये याद रखना कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस में आता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर किस में आता है, चीफ तो जिसके आगे चीफ 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 लगाओ तो समझ जाना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। प्रेसिडेंट हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, एमडी हो गया, तो वो सब टॉप मैनेजमेंट है। उसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर हो गया, परचेजिंग हेड हो गया, सेल्स हो गया, ऑपरेटिंग ऑपरेशन मैनेजर हो गया। देखो ऑपरेशन ऑपरेटिव इसमें लिखा गया पर ये गलती मत कर देना क्योंकि मिडिल लेवल में आता है। ब्रांच मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं। सुपरवाइजर को इसमें आता है, फोरमैन किस में आता है, जूनियर मैनेजर किस में आता है, इंस्पेक्टर किस में आता है, क्लर्क किस में आता है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, लोअर में आते हैं। अब बात करते हैं टॉप। तो टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन सी पोजीशन आती है अभी हमने बताई है, और यही यहाँ पर लिखी गई है। डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग सीईओ वगैरह हो गए, इनका काम क्या होता है, सेट द डायरेक्शन एंड कंट्रोल द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्शन सेट करते हैं कि भाई एक तरीके से कि क्या करना चाहिए हमें फर्म में, और उनको कंट्रोल करते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहला इसका फंक्शन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या हमारा गोल होना चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है, वो मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। पॉलिसीज बनाने का काम, देखो ना यार, तुम्हारे लिए भी तो पॉलिसी कौन बना के देती है, गवर्नमेंट बना के देती है ना। तो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज और प्लान बना के देती है तो वो भी हमारे लिए क्या होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइज करना, भाई तुम्हारे पास रिसोर्स, एक मालिक ही तो सब कुछ करके देगा ना, एक मालिक ही तो तुम्हें क्या ला के देगा कि भाई ये सामान है। अब तुम्हारे पेरेंट्स ही तो तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फिर तुम उस इन रिसोर्सेज का यूज करके पढ़ाई करते हो, और उस पढ़ाई के बाद तुम क्या करते हो, रिजल्ट निकाल के देते हो, ठीक है। आगे क्या होता है, लीडिंग द गाइडिंग। कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारा घर के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, देखो घर से जोड़ लो ना, घर से जोड़ लो, या तुम अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो कि मैं बिजनेसमैन हूँ भाई साहब, मैं मालिक हूँ इस काम का, तो मैं मालिक हूं तो मैं क्या करूंगा, गाइडिंग भी करूंगा, लीडिंग भी करूंगा। कंट्रोलिंग करने का काम भी इनका होता है।
और डीलिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के जैसे कि भाई इन्वेस्टर से, कस्टमर से, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेशन बनाना, सोसाइटी से रिलेशन बनाना, ये भी काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल क्या करता है भाई? ये टॉप है, ये लोअर है, इनके बीच में जो कनेक्शन बनाने का काम करता है वो मिडिल लेवल करता है। कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया, प्लान मैनेजर हो गया, ये क्या करता है? प्लान को इंप्लीमेंट करता है, प्लान बनाया, इंप्लीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद पॉलिसीज को भी क्या करता है? पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, एक्टिविटीज को जोड़ने का काम करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, सुपरवाइजिंग और गाइडिंग। देखो गाइडिंग वहां पे भी थी, मगर यहाँ पे भी सुपरवाइज करता है अपने लोअर मैनेजमेंट को। वहां वो कौन से को करता है? दोनों को करता है। और रिपोर्ट करने का काम किसमें है? टॉप मैनेजमेंट। देखो बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड लिखे हैं, सिंपल सिंपल से वर्ड लिखे, इतने मुश्किल नहीं लिखे कि भाई साहब कि तुम पढ़ ही नहीं पाओ कि ये चीज कैसे होने वाली है। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से करना है, नहीं तो बहुत सारे मुश्किल मुश्किल पॉइंट्स है जो तुम लिख नहीं पाओगे। आगे होता है लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। क्या करता है? लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है, ये डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट का काम करता है। इसमें सुपरवाइजर होता है, फोरमैन होता है, सेक्शंस ऑफिसर, टीम लीडर्स, ये सब होते हैं। तो इसका काम क्या होता है? सुपरवाइजिंग द वर्क, मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, और रिपोर्ट किसका करना? मिडिल लेवल में। तो एक ये पॉइंट आ गया, मिडिल में भी था और इसमें भी था। ensuring द क्वालिटी एंड आउटपुट, मेंटेनिंग द सेफ्टी, बस इस तरीके से काम करना है। तो भाई सेफ्टी वगैरह भी मेंटेन करने का इनका काम होता है। चलो अब आता है नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? तो मैनेजमेंट एक यूनिक डिसिप्लिन है जिसको हम एक ही कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसके काफी सारे पार्ट्स है, साइंस भी है, आर्ट भी और प्रोफेशन, और ये सारे के सारे मिलाकर भी है। कैसे है कि साइंस में बताया गया इट बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। देखो इसका फीचर्स भी यही है कि ये हर किसी के लिए अप्लाई होता है, ये हर किसी फॉर्म में अप्लाई होता है। तो यहाँ भी तो यही बताया कि भाई ये सिस्टमैटिक नॉलेज का भंडार है और साथ में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बेस पर चलती हुई चीज है। तो यहाँ बताया है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, साथ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे अभी तुम नेक्स्ट चैप्टर में करोगे कि भाई किस तरीके से डिवीजन करना है, किस तरीके से काम, डिवीजन के लिए भी तो एक सिस्टमैटिक एक साइंस चाहिए ना तुम्हें कि भाई किस तरीके से तुम्हें डिवाइड करना है। ये कोई है अपने मन मतलब से डिवाइड कर दिया कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है, एक व्यक्ति 2 घंटे काम कर रहा है, तो ये थोड़ी होगा। या फिर काम एक व्यक्ति को इतना सारा काम दे दिया कि वो पूरे दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रहा और दूसरे व्यक्ति को क्या है थोड़ा सा काम दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, देखो रिसर्च होती रहती है प्रैक्टिकली, तो ये क्या करता है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि बात बात करें, मैंने अभी टाइम के से रिलेटेड बात करी है, तो टाइम से रिलेटेड क्या होता है? टाइम से रिलेटेड यही बात तो है कि भाई साहब एक व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये हमने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी तो डिसाइड कर रहे होंगे। या एक व्यक्ति का किस चीज में ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन नहीं होता, ये भी सब एक्सपेरिमेंट के बेस पर होता है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, जब तक चीजों के बारे में नहीं जान रहा है। यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये मैनेजमेंट हर किसी जगह पे इंक्लूड है, चाहे वो स्कूल में हो, तुम्हारे हॉस्पिटल्स में हो, या फिर कह सकते हैं बिजनेस में हो, तो हर जगह इंक्लूड है। तो ये बात ध्यान रखना कि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो ये एक सिंपल सा एक तरीका है, जब भी साइंस पूछ लिया जाए कि आप मैनेजमेंट साइंस है, तो क्या लिखोगे? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल एक तरीके के सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, ऑर्गेनाइज मैनर में चलता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, मगर ये एग्जैक्ट साइंस नहीं होती। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, वो चीज नहीं है कि भाई फिजिक्स में पढ़ लिया, केमिस्ट्री में पढ़ लिया, मगर यहाँ चीजों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उन बेस पर होता है। जैसे बोला गया, एक मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग करके, फोरकास्टिंग करके, मेहनत करके एक क्या करता है? अचीव करता है अपने टारगेट्स। तो साइंस के तरीके से ही तो करता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करके करता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, इस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। देखो डेफिनेशन में ही बताया जाता है कि मैनेजमेंट एक कला है, ये इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, स्किल्स और क्रिएटिविटी, कि तुम कितना क्रिएटिव हो, कितने इनोवेटिव हो। तो ये सब कहाँ से पता चलता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? प्रैक्टिकल नॉलेज, हाउ टू डू वर्क एफिशिएंटली, पर्सनल स्किल्स, अपनी पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। भाई किसी को मोटिवेट करना है तो उसके लिए भी स्किल चाहिए, ऐसे नहीं जाकर कुछ भी बोल दोगे और वो मोटिवेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा मोटिवेट, ठीक है। क्रिएटिव है, नए नए आइडियाज आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, नए नए आइडियाज आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, तो ये सब बताया जाता है।
एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो तो चीजों को क्या करोगे, तुम पहले ही बता दोगे भाई इस सिचुएशन में ये मुझे करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, हैंडलिंग द एम्प्लॉयज कन्फ्लिक्ट या मोटिवेटिंग द वर्कर्स रिक्वायर स्किल्स एक्सपीरियंस, ये बताया गया कि भाई किस तरीके से एम्प्लॉयज को हैंडल करना है, उनके बीच में लड़ाई हो जाए किस तरीके से मोटिवेट करना है, क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, क्या क्या एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो ये बुकिश लैंग्वेज की बजाय मैंने बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी है, तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ लेना। आगे बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये भी तो एक प्रोफेशन ही होता है। तो ये सब चीजें, तो क्या करते हो तुम, जाते हो नौकरी करने जाते हो, तो नौकरी करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की मांग करते हैं भाई, तुम्हें एमबीए करिए, बीबीए करिए, या आगे जाके बीकॉम करिए, या तुमने बीटेक की है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, ये तुमने की होंगी तभी तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। एक ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी तो जरूरत पड़ती है, समय समय पर देखा होगा कि भाई ट्रेनिंग दिलानी जरूरी होती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट्स का यूज करना, कोड ऑफ कंडक्ट्स का फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना, ये सब चीजें भी तो होनी जरूरी है। अगर ये नहीं हो पाई तो आगे जाकर तुम चीजें कैसे कर पाओगे। तो ये चीज अगर तुम्हें क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने जरूरी होते हैं। अगर किसी इंप्लॉय में होनेस्टी नहीं है, वो काम की चोरी कर रहा है, या कह सकते हैं कि काम की चोरी के साथ वो काम ही नहीं कर रहा, या किसी तरीके से इस तरीके से कर रहा है, तो वो चीज क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का या डिसिप्लिन में नहीं रह रहा कोई व्यक्ति, तो वो भी क्या है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को हटा रहा है। सर्विस मोटिव होता है, फोकस ऑन नॉट ओनली प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होता भाई, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में भी सोचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ कंपल्सरी लाइसेंस लाइक डॉक्टर, लॉयर, इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, मगर ये लिमिटेशन है, मगर एक ट्रेन एमबीए जरूर वर्कर चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने जो टॉपिक्स लिखवाए ना, सारे टॉपिक्स ए से जेड तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तब देखना कि ए से जेड तक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहां पर तुम देखोगे कि ये सब चीजें तुम्हारे एग्जाम में दिखेंगी। तो इसीलिए मैंने बोला है कि ये टॉपिक्स पढ़ के जाना। देखो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एक साथ लाना, उनके एफर्ट्स इस तरीके से होने चाहिए कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल एक साथ आकर एक कॉमन गोल को अचीव कर ले, वो कोऑर्डिनेशन है। जैसे तुम फुटबॉल खेल रहे हो, या कोई चीज ऐसी बास्केटबॉल खेल रहे हो, या कोई ऐसा गेम खेल रहे हो, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सिंपल सी बात है, क्रिकेट खेल रहे हो तो रनिंग बिटवीन द विकेट होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में आंखों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि तुम जैसे इशारा करो वो तुरंत से सामने वाला भी भाग के आ जाए। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक एम्प्लॉयज, मैनेजर और एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो समझ जाए कि भाई अब कभी एम्प्लॉयज को किसी चीज की जरूरत है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ जाए, जब मैनेजर को चीज चीज की जरूरत है, चीज का मतलब कि वो क्या है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो हमें भी क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस एंश्योरिंग दैट ऑल द एक्टिविटी वर्क टुगेदर स्मूथली। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो एक साथ मिलकर स्मूथली चल रही है, इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार। और ये हर मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है, मैंने बताया ना सभी मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शंस, क्या एक साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं। इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज, एक साथ जोड़ देता है कई सारी एक्टिविटीज को। तो ये काम किसका होता है, कोऑर्डिनेशन का होता है। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बात करें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, पहला है यूनिटी ऑफ एक्शंस होना चाहिए, ये अभी हमने बात की ऊपर। इंप्रूव एफिशिएंसी, इंप्रूव एफिशिएंसी करता है, ठीक है, कि जो डुप्लीकेटिंग ऑफ वर्क है या वेस्टेज ऑफ वर्क है उसको भी काटने का काम करता है। अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, गोल को अचीव करना है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये काम करता है। रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का रिड्यूस करता है, दो के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कन्फ्लिक्ट होगी अमंग्स एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट, तो वहां पर सॉल्व करने का काम ये करता है। स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है उसको स्मूथ चलाने का काम करता है। अडेप्ट टू चेंज, वक्त वक्त पर जो चेंजेस आते रहते हैं वो सब चेंज करने का काम करता है। चलो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, बस इतना ही इसी चैप्टर में था, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बस क्वेश्चन को पढ़ना है और केस स्टडी सॉल्व करनी है। चलो अब सॉल्व करते हैं, मगर सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन बोला है, तो क्वेश्चन को पढ़ना कहाँ से है, सबसे बड़ी चीज आती है पढ़ना कहाँ से, रीड कहाँ से करनी है। तो रीड कहाँ से करना है, लास्ट से रीड करो। पहले देखो पूछा क्या, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट दी विमल राय, यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो हमारे पास कौन से लेवल है, तीन लेवल है, टॉप, मिडल और लोअर।
ये लेवल है। अब क्वेश्चन को आगे से पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पता चल गया कि भाई लेवल पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं। विमल राय इज वर्किंग एज अ फनी विमल लिमिटेड, द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द गेम एंड टॉय फॉर द चिल्ड्रन। द बेसिक टास्क ऑफ विमल राय टू इंटीग्रेट द diverse element and coordinate the activity of different department. He also analyzed the business environment and implication of the survival of the firm. देखो यहाँ पर एक वर्ड आया सर्वाइवल ऑफ द फर्म। सर्वाइवल ऑफ द फर्म का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में सबसे पहले कौन सोचेगा? ये ध्यान से सुनो। ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में कौन सोचेगा? और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द गेम्स एंड टॉय, द बेसिक टास्क ऑफ बिमल राय। बिमल राय का काम क्या है? इंटीग्रेटेड द डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसका काम क्या? इसका काम एम्प्लॉय वाला तो है नहीं, लोअर का तो है नहीं। लोअर तो गया, ऑप्शनल तो गया, ये दो ऑप्शन तो गए। अब बचते हैं ये दोनों, या तो इसका टॉप लेवल का काम होगा या फिर इसका मिडिल लेवल का काम। मगर यहाँ डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि यहां पर क्या काम करता है? मिडिल लेवल तो क्या करता है? टॉप और लोअर लेवल को जोड़ने का काम करता है। मगर ये काम क्या कर रहा है? डाइवर्स द एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन से हो गए? देखो अब डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। थोड़ा सा देखो भाई साहब, इसमें कौन से डिपार्टमेंट? इसमें तो ब्रांचेस मैनेजर, प्लांट मैनेजर, तो इसमें ये डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी दिए। तो इन दोनों को मर्ज करने का काम ये तो नहीं करेगा ना, ये कौन करेगा? ऊपर वाले करेंगे, मतलब टॉप लेवल मैनेजर। तो इस तरीके से आंसर दो ना भाई, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलो एक और केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि क्या चीज है। आइडेंटिफाई इन द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबव। पहले आइडेंटिफाई क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें पहले ये देखना है, फिर इसके बाद आगे चीजें पढ़ते हैं। तो बोला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट कैन हेल्प द लिंक द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो लिंक आ गया, एक वर्ड आ गया लिंक। चलो ठीक है, यहाँ पर बताया है। अब क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ो। प्रोडक्शन मैनेजर था, प्रोडक्शन मैनेजर समझ आ गया भाई, मिडिल के बारे में बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग द ऑफिस, ठीक है, इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 20%, बट द सेल मैनेजर आर डज नॉट अप्रूव द इंक्रीज इन प्रोडक्शन टिल द चेंज एंड अबाउट लुक द कंडीशन इन ऑपरेट लिस्ट trends, the kind of conflict bringing to light an important concept of management। तो ये बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये नहीं बताना कि लेवल कौन सा है। और कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उनको सुधारना है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, तो आंसर कोऑर्डिनेशन बन गया। अब स्टेट टू इंपॉर्टेंट, तो ये हमने अभी की है, तो ये आंसर आप लिख दोगे। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करो और आंसर लिख के लाओ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आया हुआ क्वेश्चन एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल, यही चीज हमने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एनी 4 कैरेक्टर स्केच, कहते हो ना कि भाई नहीं आते, देखो आ तो गया स्टेट के, ठीक है। अगला है 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय द टॉप मैनेजमेंट, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है? आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन कौन से हो सकते हैं? वो 5 फंक्शन से हो सकते हैं। पांचों फंक्शन में से कौन से फंक्शन है वो बताना, और साथ में क्या लिखनी है उनकी, क्या लिखनी है? इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। तो इंपॉर्टेंस तो अभी हमें पता नहीं है, इंपॉर्टेंस तो हमें चैप्टर के साथ ही पता चलेगी आगे जाके। सिर्फ हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, चलो पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं कि भाई कौन सी चीज है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्सेज। चलो ठीक है, एक एक करके ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। Piyush is the production manager of the shoes company. He has 1000 workers under him। तो देखो मैं एक नंबर में तुम्हें बता चुका हूँ भाई साहब कि ये कहाँ से पता करना है? फंक्शन पता करना है। फंक्शन के बारे में सोचना और किसी चीज के बारे में मत सोचना। Piyush booked a special order of 300 pairs of gents shoes, estimated the cost price of 500 pair plus. This order is to be completed within the 10 days. After completing the order, Piyush found out the production cost of one pair shoes is 700. He find out the reason, but he could not. He reported it to the chief executive officer. For this, chief executive officer appointed Abe, who was not only specialized
cost accounted but also qualified for human resource manager. After 2 days were reported the set target has been completed by only 800 workers. This revealed that the overmanning in the organization is not utilize the human resource. तो अभी एक बार दोबारा से फीचर्स पे आते हैं, फंक्शंस पे आते हैं। तो फंक्शंस क्या क्या कहते हैं, फंक्शन क्या कहते हैं, यहाँ पर ये काम हो रहा है, क्या कर रहा है, जो मैनेजर है वो चेक कर रहा है कि क्या काम हो रहा है, क्या प्लान के थ्रू काम चल रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है कंट्रोलिंग। क्या वो गाइड या सुपरवाइज कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या वो ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट कर रहा है या मैनेज कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या वो अरेंजिंग द डाटा कर अरेंजिंग द रिसोर्स कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या वो व्हाट टू डू या हाउ टू डू और व्हेन टू डू का आंसर लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब होने वाला है वो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई, वो होने वाला है कंट्रोलिंग। क्या कर रहा है, वो काम को चेक कर रहा है। तो इसका आंसर लिख देना है कंट्रोलिंग। तो इसलिए क्या है, इसका आंसर कंट्रोलिंग आएगा। और इंपॉर्टेंस हम कंट्रोलिंग चैप्टर्स में करने वाले हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और पांचों चीजों में से जवाब मांगो। क्या ये हो सकता है, 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 क्या ये हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो देखते ही समझ आ गया होगा। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स अभी मैंने लिखा भी है, कीवर्ड्स में भी लिखा है। तो ये क्या है, प्लानिंग है। तो ये क्या है, प्लानिंग है। तो बस प्लानिंग है, ठीक है। और जो इसकी प्रोसेस है वो हम कब सीखेंगे, प्लानिंग चैप्टर में। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन इस तरीके से आए तो समझ जाना, एक एक वर्ड को हमने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से किया है, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। एक एक क्वेश्चन को हमने बड़े प्यार से किया है। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सभी क्वेश्चंस कर लेना। बस इतना ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने डेफिनेशंस भी अच्छे तरीके से शॉर्ट और बहुत इजी वे में चीजें लिखी हैं। ऐसा कोई मुश्किल तरीका नहीं लिखा कि भाई बुक किस लैंग्वेज हो, ठीक है। इस तरीके से बनाए हैं नोट्स की, प्रॉपर तरीके से आप देखो और समझो, एक एक वर्ड को, चीजों को देखो कि भाई ये करने का तरीका कैसे है, एक पढ़ने का तरीका कैसे, एक चीजों को करने का तरीका कैसे। सबसे बड़ी चीज ये, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बैठ के सोचने लग जाते हो पता नहीं क्या आएगा। पहले देखो कि भाई पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। फिर अपने आप से जवाब मांगो कि ये टॉपिक्स में ये 5 चीजें थी, क्या ये पांचों चीजें मैंने इसमें फिट हो रही हैं, ठीक है। नहीं तो वो आंसर आ जाएगा, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी, चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। और सीयूटी की वीडियो भी आने वाली है। सीयूटी तैयारी से अच्छे तरीके से करो। सीयूटी की भी तैयारी साथ साथ हो रही है, बिजनेस की भी तैयारी साथ साथ हो रही है। और अब चैप्टर कुछ ही बचे हुए हैं, तो कुछ चैप्टर्स बचे हुए, मतलब कह सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स और जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार ये कह सकते हैं कि 28 से पहले कोशिश की जाएगी पूरा बिजनेस कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को बनाया गया है, एक एक चीज को बनाया गया है। देखो, ध्यान से पढ़ो, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। ये आपका काम है, हमारा काम है आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करना। डाटा हम अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ आपका काम क्या है, इनको देखना और चीजों को करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।